आपका हमारे YouTube चैनल पर ढेर सारा स्वागत है। हम मॉडर्न इंडिया के अब एकदम से उस स्थान पर पहुंच गए हैं जहां से महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष का प्रारंभ किया जाता है। लेकिन उसके पहले थोड़ी सी पृष्ठभूमि जो हम इसके पहले आपको बता चुके हैं कि उसके पहले जो स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि बनी थी वो था राउलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। इन घटनाओं से गांधी जी को काफ़ी सदमा पहुंचा था और अब वे जो कि अंग्रेजी नैतिकता, अंग्रेजी नीतियों, अंग्रेजी न्यायप्रियता में विश्वास करते थे, अब उनका मन इस न्यायप्रियता, नैतिकता या अंग्रेजों में विश्वास के मत से धीरे धीरे हट गया, क्योंकि गांधी जी को राउलेट एक्ट या जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं से काफ़ी सदमा पहुंचा था, जबकि उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की काफ़ी मदद की थी। सैनिक सहयोग, मानसिक सहयोग उनका किया था। घूम घूम पर जनता को या युवकों को अंग्रेजी सेना में भर्ती होकर प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ देने का आह्वान किया था, जिसके कारण उन्हें अंग्रेजी सरकार द्वारा जुलूम और बोअर पदक दिया गया था। कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। इतना ही नहीं बल्कि भारत की जनता उनको भर्ती करने वाला सर्जेंट कहती थी। ये भर्ती करने वाला सर्जेंट आ गया, अभी ये सेना में भर्ती करने लगेंगे, ऐसा भी कहते थे। ये इतने सहयोग के बाद जो ये घटना घटी थी, इससे गांधी जी को काफ़ी सदमा पहुंचा था। ऐसे में ही एक और घटना घटती है, वह है खिलाफत आंदोलन की घटना। हम जान लेते हैं कि आखिर ये खिलाफत आंदोलन की घटना कैसे घटी। ध्यान रहे 1914 से 1918 के बीच प्रथम विश्व युद्ध चला था। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारतीयों में मुसलमानों ने भी अंग्रेजों की मदद की थी, क्योंकि प्रारंभ में जो विश्व युद्ध के दौरान शुरुआत में जो लॉर्ड हार्डिंग थे, वे एक मिलनसार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके कारण भारतीय नेताओं ने उनका सहयोग किया, यानी वो भारतीय नेताओं का सहयोग प्राप्त करने में सफल रहा। बाद में आए चेम्सफोर्ड ने भी वो सहयोग प्राप्त किया जो इसके पहले हार्डिंग प्राप्त करते थे। इसमें हुआ ये कि प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों से भी सहयोग की अपील की गई थी। मुसलमानों ने सहयोग किया, लेकिन उसमें एक शर्त रखी कि युद्ध में आप लोगों की, यानी अंग्रेज़ों की विजय हो जाने के बाद, क्योंकि अंग्रेज़ों के खिलाफ तुर्की लड़ रहा है, तो तुर्की का आप लोग विभाजन मत कीजिएगा, तुर्की का दमन मत कीजिएगा, तुर्की का विनाश मत कीजिएगा। ऐसा अंग्रेज़ों से खिलाफत आंदोलनकारियों ने या मुस्लिम नेताओं ने एक शर्त ले ली थी, एक वादा करवा लिया था। ऐसा क्यों तुर्की के प्रति मुस्लिम नेताओं का इतना अनुराग था? क्योंकि भारत के मुस्लिम नेता और मुसलमान तुर्की के खलीफा को अपना प्रतिनिधि, धर्मगुरु मानते थे। उसे ही अपना धार्मिक नेता मानते थे जो तुर्की के खलीफा थे। उन्हें धार्मिक नेता या धर्मगुरु मानने के नाते वे लोग चाहते थे कि तुर्की के खलीफा के पद का अंत न हो, तुर्की का विनाश न हो, उसका विभाजन न हो। और बाकायदा हार्डिंग के बाद चेम्सफोर्ड ने ये वायदा भी किया था कि युद्ध जीत जाने के बाद यद्यपि तुर्की हमारे खिलाफ धुरी राष्ट्रों की तरफ से लड़ रहा है, लेकिन हम उसको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। किंतु हुआ क्या? युद्ध जीत जाने के बाद अंग्रेजों ने वादा खिलाफी शुरू किया। अर्थात वादा खिलाफी ये शुरू किया कि वो पृष्ठभूमि बनने लगी जिसमें खलीफा के पद का अंत कर दिया जाए। वो पृष्ठभूमि बनने लगी जिसमें आखिरकार तुर्की का विभाजन कर दिया जाए और मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र के बीच ऐसी खाई खींचा जाए कि मित्र राष्ट्रों से आपस में बांट ले। ये स्थिति बनने लगी। इसी कारण से खिलाफत आंदोलन हुआ और खिलाफत आंदोलन के प्रमुख मुस्लिम लीडर हुआ करते थे, आप कह सकते हैं इसके प्रमुख नेता होते थे अली बंधु। अली बंधु में दो भाई थे, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये दो भाई थे। यानी जो प्रमुख नेता थे
इसमें अली बंधु सबसे अग्रणी नेता, इसी तरह से एम.ए. अंसारी, एम.ए. अंसारी भी थे, इसी तरह थे अब्दुल बारी सिद्दीकी, ये भी मुस्लिम नेताओं में थे। हकीम अजमल, हकीम अजमल खान, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये उस समय के मुस्लिम लीडर और खिलाफत नेता थे। ये सारे लोग प्रमुख नेता थे खिलाफत आंदोलन के। इन लोगों ने अंग्रेजी की उन नीतियों का विरोध किया जिसमें तुर्की को नुकसान पहुंचाया जाना सुनिश्चित था। जान रहे, अंग्रेजों के विरोध के बाद इन लोगों ने आखिरकार जब देखा कि बात कुछ भी नहीं बन रही है, तो आखिर इन्होंने एक तरीका निकाला, और वो तरीका था इन लोगों ने खिलाफत कमेटी का गठन किया। यानी इन लोगों ने पहला जो कार्य किया, एक्शन जो हुआ, खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। ये खिलाफत कमेटी का गठन हुआ और आखिरकार खिलाफत दिवस मनाया गया। ये भी हुआ। खिलाफत दिवस मनाया गया, खिलाफत कमेटी का गठन हुआ और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनाई गई और अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन हुआ। आखिरकार इसे राष्ट्र स्तर पर जो इसका निर्माण किया गया वो था सितंबर अगर कहा जाए यानी 1 सितंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनी। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनी। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी बनी और ध्यान रहे 24 सितंबर को जो खिलाफत कमेटी बनाई गई थी, इसके बैठक की अध्यक्षता स्वयं महात्मा जी या महात्मा गांधी ने खुद किया। 24 सितंबर 1919 को हुई खिलाफत कमेटी की बैठक को महात्मा गांधी ने नेतृत्व प्रदान किया। संबोधित किया और अध्यक्ष बने। इतना काम हुआ था खिलाफत कमेटी के दौरान। ध्यान रहे, इसमें कुछ चीजें आगे फिर और भी हुई। आखिरकार 10 अगस्त 1919 को सीवर्स की संधि के द्वारा तुर्की का विभाजन कर दिया गया। अंततः 10 अगस्त 1919 तुर्की का विभाजन हो गया। किसके द्वारा? सीवर्स की संधि के द्वारा। ये सीवर्स की संधि के द्वारा 10 अगस्त 1919 को तुर्की का विभाजन हो गया। और ये आखिरकार एक बड़ी बात थी कि 10 अगस्त 1919 को आखिर तुर्की का विभाजन हुआ और तुर्की के विभाजन होने के बाद अंततः एक नए उत्साह का संचार हुआ। गांधी जी का कहना था कि यही वो मौका है कि खिलाफत आंदोलनकारियों को जो मैं असहयोग आंदोलन चलाने जा रहा हूँ, अपने आंदोलन को उसी में मिला देना चाहिए। अगर हम मिलजुल करके असहयोग आंदोलन को चलाएंगे तो हम अंग्रेजों के विरुद्ध अधिक कारगर हो सकेंगे।
इस चीज़ को आखिरकार अली बंधुओं और अन्य मुस्लिम नेताओं ने स्वीकार कर लिया और अंततः 1 अगस्त 1920 को होने वाले असहयोग आंदोलन में इस खिलाफत आंदोलन को मिला दिया गया। यही है आपके सामने खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का जो प्रमुख चीज़ ये सामने आपके है। मैंने ये बता भी दिया कि खिलाफत आंदोलन क्यों, आखिर तुर्की खिलाफ के पक्ष में इतना मुस्लिम नेताओं का अनुराग क्यों, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ध्यान रहे, अब इस आंदोलन के बाद जो हमने अभी आपको बताया कि सीवर्स की संधि द्वारा तुर्की का विभाजन और गांधी जी की अपील पर यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के साथ मिला दिया। ये रहा आपका असहयोग आंदोलन को आखिरकार असहयोग आंदोलन के साथ इस खिलाफत आंदोलन को मिला दिया गया। ध्यान रहे, गांधी जी का ऐसा इसलिए भी विचार था कि यह हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर था। हिंदू मुस्लिम एकता का बेहतरीन अवसर था, सुनहरा अवसर था और इसका प्रतिफल, इसका परिणाम भी मिला। ध्यान रहे, अखिल भारतीय गुरुद्वारा कमेटी के चाबियों को पंजाब के एक मुस्लिम नेता सैफुद्दीन किचलू को सौंप दिया गया। कितनी ज़्यादा समरसता थी दोनों पक्षों में, सिखों में, हिंदुओं में, मुसलमानों में। इतना ही नहीं, कट्टर आर्य समाजी नेता स्वामी श्रद्धानंद को जामा मस्जिद की चाबियां सौंप दी गई। इतना ज़्यादा समरस हो चुका था उस समय समाज, और गांधी जी इस मामले में बड़े सफल रहे कि हिंदू मुस्लिम एकता को कायम किया जाए, तब हम असहयोग आंदोलन की लड़ाई और अच्छे से लड़ सकते हैं। इसलिए इस मकसद में गांधी जी कामयाब भी हुए और ये अवसर दे दिया स्वयं अंग्रेजों ने, सीवर्स की संधि ने। जैसा कि वे चाहते थे कि तुर्की के खलीफा को हटाया न जाए, जैसा कि वे चाहते थे तुर्की का विभाजन किया न जाए, और अंग्रेजों ने वायदा भी किया था, लेकिन आखिर वादा खिलाफी की। सीवर्स की संधि द्वारा ये तुर्की का विभाजन हुआ और भारत में अखिल भारतीय स्तर पर खिलाफत आंदोलन शुरू हो गया। और गांधी जी ने अपील की कि बस यही वो अवसर है जो असहयोग आंदोलन चलने जा रहा है, उसी में इसको मिला दिया जाए। इस प्रकार असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन मिलजुल कर चलना शुरू किया। अब हम लोग देखते हैं कि ये असहयोग आंदोलन क्या है, तो अब इसके बाद हम लोग असहयोग आंदोलन अभी हम चर्चा कर रहे थे खिलाफत आंदोलन का, उसी समय हम बता रहे थे असहयोग आंदोलन। हमने उसकी हल्की सी पृष्ठभूमि भी बताई। पृष्ठभूमि ये थी कि आखिरकार गांधी जी रौलट एक्ट, खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड से काफ़ी व्यथित थे और अब उनके लिए मात्र एक ही चारा था कि ऐसी सरकार जो जन भावनाओं का आदर नहीं करती, ऐसी सरकार जो जनता पर क्रूर अत्याचार करती है, ऐसी सरकारें जो पूरी तरह से नकारा है और स्वयं अपने आप को विदेशी बनाए रखती हैं, इस सरकार के साथ असहयोग कर देना चाहिए। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। गांधी जी का कहना था कि ऐसी सरकार के खिलाफ असहयोग छेड़ना ही एकमात्र विकल्प है वर्तमान परिस्थितियों में, और गांधी जी ने ऐसा किया। ध्यान रहे, हम आपको ये भी बता चुके हैं कि अब लोकमान्य तिलक बीमार रहने लगे थे, गोपाल कृष्ण गोखले मर चुके थे, और ऐसी तमाम परिस्थितियां आई कि कांग्रेस के बड़े नेता अब दरकिनार हो चुके थे या वृद्ध हो चुके थे। इसी दौरान महात्मा गांधी एक युवा थे और अपने 3 आंदोलनों यानी चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलनों के द्वारा काफ़ी प्रसिद्ध हो चुके थे, जन सामान्य से मिल चुके थे, मजदूरों और किसानों के जन सामान्य के नेता बन चुके थे, और कांग्रेस का नेतृत्व उनकी झोली में आ गिरा। इसी समय गांधी जी ने जो अपना असहयोग प्रस्ताव था वो कांग्रेस के सामने रखा। तो जो अपना असहयोग प्रस्ताव था वो कांग्रेस के सामने जो उन्होंने रखा, उस पर विचार विमर्श करने के लिए कलकत्ता में बैठक बुलाई गई। भारत के, मुझे लगता है कि संविधान में, भारत के कांग्रेस के संविधान में ऐसा पहला या दूसरा मर्तबा है जब विशेष बैठक बुलाई गई। इसके पहले सारी की सारी बैठकें दिसंबर में हुआ करती थी, लेकिन ये सितंबर में हुई। सितंबर 1920 में ये बैठक कलकत्ता में बुलाई गई। पहले मुंह पर लिख देना उचित समझेंगे। असहयोग आंदोलन का समय, आंदोलन 1 अगस्त से शुरू हुआ था
1920 से ये 12 फरवरी 1922 तक चला। ये आंदोलन का समय है। और अभी अभी हमने बताया कि गांधी जी ने प्रस्ताव रखा कांग्रेस के समक्ष कि हम लोगों को नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन छेड़ देना चाहिए। तो इस पर विचार विमर्श के लिए जो बैठक बुलाई गई वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन प्रस्ताव पर विचार के लिए सितंबर 1920 में कलकत्ता में बैठक बुलाई गई। इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे और अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की। इसमें असहयोग प्रस्ताव रखा गया और असहयोग प्रस्ताव पास हो गया। यानी इसमें असहयोग प्रस्ताव के लिए क्या रखा गया कि अब हम लोग केवल स्वराज कांग्रेस के द्वारा मात्र इतनी मांग नहीं करेंगे कि हमें अंग्रेजी हुकूमत के भीतर स्वराज दिया जाए, स्वशासन दिया जाए। बिल्कुल नहीं। अंग्रेजी हुकूमत के बाहर, अंग्रेजी साम्राज्य के बाहर, अंग्रेजी शासन के बाहर हमें अब स्वराज प्राप्त करना है, स्वशासन प्राप्त करना है। इसके लिए हमें एग्रेसिव पॉलिसी अपनाना होगा, सीधी कार्रवाई करना होगा। यही जो है लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित हुआ। यानी ये अध्यक्ष जो हुए लाला लाजपत राय, और इसमें हो गया। इस बैठक में परिणाम क्या निकला? प्रस्ताव पारित। बैठक में प्रस्ताव पारित हुआ। ठीक। दूसरा क्या मामला हुआ? कांग्रेस के दिसंबर 1920 के नागपुर के वार्षिक अधिवेशन में हुए वार्षिक अधिवेशन में इस प्रस्ताव की पुष्टि कर दी गई। ये रहा प्रस्ताव। पहले कहाँ रखा गया? कलकत्ता में। अध्यक्षता किया लाला लाजपत राय ने। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कब होता था? दिसंबर में। दिसंबर 1920 कांग्रेस का अधिवेशन हुआ नागपुर में। इस वार्षिक अधिवेशन में परिणाम क्या निकला? प्रस्ताव पारित। ध्यान रहे, कांग्रेस के नीतियों में आए इस परिवर्तन के कारण कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। ये भी बड़ी घटना घटी थी। ध्यान रहे। इसके बाद नीति परिवर्तन के कारण एनी बेसेंट, मैं आपको पहले बता चुका, 1917 में इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ये वही एनी बेसेंट हैं, न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ, जो होम रूल आंदोलन की बड़ी लीडर थी, वही एनी बेसेंट। इतना ही नहीं, एनी बेसेंट के बाद मोहम्मद अली जिन्ना, ये भी कांग्रेस में थे पहले। मोहम्मद अली जिन्ना। इतना ही नहीं, बिपिन चंद्र पाल, इनके बारे में खूब जानते होंगे। कौन थे ये? गरम दल के पाल बाल लाल, बिपिन चंद्र पाल। इतना ही नहीं,
शंकरन नायर, इनसे कब मिले आप? अरे जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी से त्याग पत्र दिया था, वही तो शंकरन नायर है। ये शंकरन नायर, चंद्रावरकर जैसे नेताओं ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। ये भी हुआ, कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया। लेकिन 1 अगस्त 1920 को कांग्रेस का आंदोलन, असहयोग आंदोलन चल पड़ा। तो जरा नीचे देखिए, प्रस्ताव कब पारित हो रहा है? सितंबर में 1920, दिसंबर में। इसका मतलब इन प्रस्ताव के पारित होने के पहले ही आंदोलन चल रहा था। बस उस आंदोलन को मंजूरी लेनी थी और मंजूरी मिल गई। ध्यान रहे, एक घटना और घटी। आंदोलन प्रारंभ होते ही, शुरू होते ही तिलक की मृत्यु हो गई। एक बड़ा लीडर मर जाने के बाद पूरी कांग्रेस एक बार हतप्रभ रह गई। गांधी जी तो व्यथित हो गए कि अब क्या किया जाए। लेकिन उनकी अंत्येष्टि में जाने के समय जब उनके घर के लोगों ने बताया कि लोकमान्य तिलक की ये इच्छा थी कि मेरे न रह जाने के बाद भी आंदोलन चलना चाहिए, अधूरे मन से डरते हुए महात्मा गांधी ने आंदोलन को आगे बढ़ाया और आंदोलन आगे बढ़ा तो सफल भी हुआ। इस आंदोलन की 2 नीतियां तय की गई, सकारात्मक, नकारात्मक। ऐसे ही बता देते हैं। सकारात्मक नीतियों में यह तय किया गया कि वयस्कों को कांग्रेस का सदस्य बनाया जाए और 300 सदस्यों की कांग्रेस कार्य समिति बनाई जाए। चरखा कातना एक योग्यता बनाई जाए। देखते जाइए। क्षेत्रीय भाषा में कांग्रेस कार्य समितियों का गठन किया जाए, यथासंभव हिंदी का प्रयोग किया जाए, राष्ट्रीय विद्यालय खोले जाए, स्वदेशी का प्रचार प्रसार किया जाए। ये सकारात्मक थे। नकारात्मक क्या था? विदेशी उपाधियों को वापस किया जाए, जो विदेशों के इन सरकारों द्वारा उपाधि मिली उसको वापस किया जाए। सरकारी कार्यालयों, सरकारी संस्थानों का बहिष्कार किया जाए। नकारात्मक है। नकारात्मक मतलब ना किया जाए, यानी हम सरकारी संस्थानों में नहीं जाएंगे। नकारात्मक यानी सरकारी संस्थानों में न जाएं, सरकारी कार्यालयों, न्यायालयों का बहिष्कार करें, सरकारी विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करें, विदेशी उपाधियों का बहिष्कार करें। ये शराब, गांजा, ताड़ी, भांग पर रोक लगाने के लिए दुकानों पर महिलाओं द्वारा धरने दिए जाएं। ये सारी चीज़ें नकारात्मक रूप में यहाँ की गई और आंदोलन चल पड़ा। ध्यान रहे, 1921 में जहाँ तक मुझे याद आता है 17 सितंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स इंग्लैंड से भारत दौरे पर आए थे और भारत दौरे पर आए तो उन्होंने अपने विरोध स्वरूप ये देखा कि सड़कें वीरान थीं और अगर कहीं उनका स्वागत हो रहा तो जबरदस्त विरोध महाराज के सामने, राजकुमार के सामने हो रहा था। तो ये तिलक की मृत्यु हुई, लेकिन फिर भी आंदोलन चल पड़ा। तो हमने सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चीज़ें बताई दिया कि ये दोनों चीज़ें की गई। उपाधियों को लौटाना, वकालत छोड़ देना, ये सारी चीज़ें हुई और कई बड़े बड़े वकीलों ने वकालत छोड़ी भी। जैसे स्वयं मोतीलाल नेहरू बहुत बड़े वकील थे। मोतीलाल नेहरू के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय जैसे बड़े बड़े लोगों ने अपनी वकालतें छोड़ दी। जमी जमाई वकालत छोड़ी लोगों ने। लगभग 800 इस समय विद्यालय खोले गए। ये सारी चीज़ें उस समय हो रही थी और आंदोलन चल पड़ा। तो आंदोलन चलने पर जो चीज़ें अब धीरे धीरे घटित हुई घटनाओं के रूप में हम लोगों ने देख रहे थे कि आखिर कौन कौन सी घटनाएं घटी। तो पहली घटना जो घटी थी उसमें इसे मीठा कर ऊपर देख लेते हैं। इस आंदोलन के समय जो घटनाएं हुई अभी थोड़ी थोड़ी तो हमने बताया। शिक्षा का बहिष्कार, यानी अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा का बहिष्कार। तमाम छात्रों ने, लगभग 90,000 छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज यानी अंग्रेजों के स्कूल कॉलेज छोड़ दिए। ये घटना घटी थी। शिक्षा का बहिष्कार कलकत्ता संयुक्त प्रांत में सबसे ज़्यादा
सफल रहा, लेकिन मद्रास में बिल्कुल असफल रहा। यानी मद्रास के लोगों ने शिक्षा का कोई बहिष्कार नहीं किया। ध्यान रहे 1857 के संग्राम में भी मद्रास के लोगों ने साथ नहीं दिया था। फिर भी अपने देश के लोग हैं, गलती सही माफ़ भी करना चाहिए। घटनाएं जो घटी थी इसमें एक ये भी कि ध्यान रहे इस समय सितंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स यानी राजकुमार भारत आए, लेकिन उनके विरोध में सड़कें वीरान मिली। कोई उनका स्वागत नहीं कर रहा था महाराज का, सड़कें वीरान थी। शिक्षा का बहिष्कार, कलकत्ता में सबसे अधिक सफल रहा, सर्वाधिक सफल। कलकत्ता नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई। तथा सुभाष बाबू इसके प्रिंसिपल बने। इसके प्राचार्य बने। लगभग 800 स्वदेशी विद्यालय स्थापित हुए। इसी में महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बनारस, वल्लभ विद्यापीठ गुजरात, कलकत्ता नेशनल कॉलेज बंगाल, ये सब सारे विद्यालय प्रसिद्ध रूप में स्थापित हुए। ये शिक्षा का बहिष्कार। अभी हमने बताया शिक्षा का एकदम से बहिष्कार नहीं हुआ मद्रास में, और सबसे अधिक बहिष्कार हुआ कलकत्ता में। ये जमी जमाई लोगों ने अपनी नौकरी, जमी जमाई वकालत छोड़ दी। ध्यान है इसमें और भी क्या हुआ, गांधी जी ने इसी दौरान कैसर हिंद की उपाधि वापस कर दी कि उपाधि वापस कर दी। ध्यान रहे जलियांवाला बाग हत्याकांड में गांधी जी ने उपाधि वापस नहीं की थी, नहीं, असहयोग आंदोलन के दौरान उन्होंने उपाधि वापस की। कहीं ये भूल न हो जाए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस कर दी थी, ये कहीं भूल न हो जाए। उस समय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइट की उपाधि वापस की थी, और असहयोग आंदोलन के समय गांधी जी ने अपनी कैसर हिंद की उपाधि वापस की थी। ये इस दौरान घटना घटी थी, इसको ध्यान रखिएगा, कहीं कहीं ये भूल हो जाती है। ठीक, ये भी एक तथ्य है इसमें। और भी जो इसमें तथ्य सामने आते हैं, इसके लिए हम ये देखते जाते हैं कि इस समय विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। और कभी जली थी? स्वदेशी आंदोलन के समय कपड़ों की होली जली, यानी लोगों ने स्वदेशी चीज़ें पहनी और उसको ग्लैमरस पाया। कभी इंग्लैंड की चीज़ इस्तेमाल न करके अपने देश की चीज़, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री इस समय कह रहे हैं कि लोकल को वोकल करना होगा, बिल्कुल यही वाली चीज़ उस समय हुई थी। लोग अपने देश की कुर्ता धोती और गमछा पहनकर बिल्कुल प्रसन्न थे, गर्व से लोगों के सामने टाई और पैंट वाले के सामने खड़े होते थे, और जरा सा भी उनके सामने हीन भावना बल्कि दिखाते थे ये ज़्यादा अच्छा है, गर्मी से टपक रहे हो, ये गर्म देश है, गर्मी से पसीना पसीना हुए पागल कहीं के टाई पहन के चल रहे हो, ये देखो आराम से चल रहा हूँ, इस तरह से। और हीन भावना
ग्रस्त उनको करवाते जो उसमें सूट पैंट पहनते थे और अपने धोती कुर्ता पहन के मस्त। और गांधी जी तो बूट वालों को वुडन सैंडल दिखा देते थे कि ये वुडन सैंडल देखो, ये हमारा, ये लोकल वोकल है हमारा, वो तुम्हारा रेड चीफ फलान ढमकरा भगो यहाँ से। और ऐसा पहनकर गांधी जी इंग्लैंड तक गए थे, ये तो देखिए। और वहाँ गांधी जी को किसी ने ये नहीं कहा कि ओ नेस्टी नेस्टी नेकेट फकीर, ऐसे नहीं। उन्होंने कहा ये नेकेट फकीर यानी अर्धनग्न फकीर किसी देव दीप्यमान देव पुरुष की तरह लग रहा है। ये है आत्मा की आवाज़ गांधी जी की, आत्मबल था ये। तो आत्मबल होगा तो आप जो भी पहने रहेंगे उसी में अच्छे लगेंगे, और नहीं तो फिर आजकल तो शादी विवाह में लोग कही रहे कि मेरे शादी में केवल सूट वाला चलेगा। इसका मतलब अव्वल दर्जे का वो गुलाम है, ये अंग्रेज का पिठल्लू चुल्ला उसका सुअर है। तो इस तरह से ये भी उस समय हुआ था, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी। इस समय एक घटना बड़ी घट गई और वो है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड ये हुई 5 फरवरी 1922। 5 फरवरी 1922 ऐसा ये घटना चौरी चौरा कांड जो हुआ ये है, यह गोरखपुर के समीप एक स्थान है, एक थाना है। घटना क्या घटी? उग्र भीड़ ने अपने कुछ साथियों के पुलिस द्वारा मार दिए जाने के बाद 22 पुलिसकर्मियों को थाने में बंद कर आग लगा दी। यही हुआ था। क्या घटना घटी चौरी चौरा कांड के समय? ये गोरखपुर के समीप एक स्थान है, एक थाना है। यहाँ घटना ये घट गई 5 फरवरी 1922 को कि प्रदर्शनकारी जो शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस की गोलियों के कुछ लोग शिकार हो गए। इससे वे भी उग्र हो गए और उग्र हुए तो इधर से भी ईंटें पत्थर चलने लगे। पुलिस गोलियां चलाने लगी, जनता ईंटें पत्थर चलाने लगी। इसमें जाहिर है गोली के आगे ईंटें पत्थर कितना चलेंगे, उसमें कई जनता या प्रदर्शनकारी लोग मारे गए। इस कारण से जनता एकदम क्रुद्ध हो गई। अब जनता पीछे नहीं हट रही थी और पुलिसकर्मी भी गोलियां चलाते जा रहे थे। बहुत से लोग मारे गए। आखिरकार पुलिस की गोली खत्म हो गई। जनता ने खत्म हो जाने के बाद गोलियों के उन्हें घेर करके 22 पुलिसकर्मी थाने पर तैनात थे, पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया और 22 पुलिसकर्मियों को थाने में जलाकर राख कर दिया। ठीक, ये घटना चौरी चौरा के नाम से जानी जाती है। तो प्रतिक्रिया क्या हुई? प्रतिक्रिया, गांधी जी ने इसके विरोध में बरदोली, ये गुजरात में है, बरदोली गुजरात में एक बैठक कर आंदोलन वापस ले लिया। यही यानी ये जो हमने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि आंदोलन वापस लिया गया किस तारीख को, इसमें गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया 12 फरवरी को। यह मैं लिखना भूल गया हूँ और पहले जब मैं लिखा हूँ तो 12 फरवरी 1922 को ये घटना घटी थी जब आंदोलन वापस लिया गया था 12 फरवरी 1922 को। ध्यान रहे 12 फरवरी 1922 को आंदोलन वापस तो ले लिया गया, लेकिन गांधी जी के खिलाफ इसकी बड़ी प्रतिक्रिया हुई। प्रतिक्रिया ये हुई कि जिस समय आंदोलन अपने चरम पर था, एकाएक उसको वापस ले लेने से, वो बारदोली में जब ये वापस ले लिया गया तो इससे गांधी जी के प्रति राजनेताओं की बड़ी नाराजगी हुई। स्वयं सुभाष चंद्र बोस ने कहा जब आंदोलन अपने चरम पर था, इसे वापस लिया जाना किसी राष्ट्रीय भूल से कम नहीं है। मोतीलाल नेहरू ने कहा
यदि कन्याकुमारी का एक गांव गलती करे तो उत्तर भारत का कोई गांव उसका बदला क्यों भोगे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो इसमें कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, उन्होंने कहा गांधी जी हवा उड़ाते हैं, अस्तर नहीं उठाते। गांधी जी इन कारणों से अपनी पार्टी में अलग थलग पड़े, कमज़ोर पड़े। यद्यपि उन्होंने कहा कि जेल में बंद ये जो राजनेता हैं, इनके लिए बस मैं यही कह सकता हूँ कि कैदी राजनीतिक रूप से मृत होते हैं। गांधी जी ने उनकी प्रतिक्रिया में कहा कि कैदी राजनीतिक रूप से मृत होते हैं, मरे हुए होते हैं। मैं इनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और आंदोलन को हिंसा से बचाने के लिए मैं मृत्यु तुल्य कष्ट पाने के लिए तैयार, लेकिन मैं आंदोलन को हिंसक नहीं होने दूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक बात आपको बताना भूल गया, इसमें इसी तरह सुन लीजिए। गांधी जी ने इसी असहयोग आंदोलन के समय कहा था कि यदि आंदोलन अहिंसक रहा तो एक दिन में, एक महीने में स्वराज, एक वर्ष में, इसी समय उन्होंने कहा था शुरुआत में कि यदि असहयोग आंदोलन जो मैं छेड़ने जा रहा हूँ अगर यह अहिंसक रहा तो एक वर्ष में स्वराज। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा है कि किस आंदोलन के समय गांधी जी ने कहा कि आंदोलन अगर अहिंसक रहा तो एक वर्ष में स्वराज। असहयोग आंदोलन के समय कहा था आंदोलन अगर अहिंसक रहा तो साथियों एक वर्ष में स्वराज मिल जाएगा। और यहाँ आंदोलन हिंसक हो गया, 22 पुलिसकर्मी मारे गए, तो गांधी जी ने कहा आप लोगों ने तो हिंसा कर दिया, और बारदोली में एक बैठक की और कार्यकारिणी की बैठक में आंदोलन वापस ले लिया। मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे बड़े नेताओं के प्रतिक्रिया के बाद गांधी जी अपनी पार्टी में अलग थलग पड़े, और बस यही तो सरकार देखती है। सरकार ने उन्हें तत्काल गिरफ्तार कर लिया। पार्टी में राजनेताओं की आलोचना, अभी हमने आलोचना बताया कि क्या कहा मोतीलाल नेहरू ने, कन्याकुमारी का कोई गांव गलती करे तो उत्तर भारत का कोई गांव क्यों भोगे। सुभाष चंद्र बोस, आंदोलन जब अपने चरम पर था उसे वापस लेना किसी राष्ट्रीय विपदा से कम नहीं। अंबेडकर, गांधी जी हवा उड़ाते हैं, अस्तर नहीं उठाते। यही ना पार्टी नेताओं और अन्य लोगों के असंतोष और उनकी आलोचना के बाद गांधी जी पार्टी में कमजोर पड़े, और बस यही तो अंग्रेजी सरकार को चाहिए। क्या हुआ? पार्टी में कमजोर पड़ने से गांधी जी गिरफ्तार। कमजोर पड़ने से गांधी जी गिरफ्तार। मैंने कभी और बताया कि कोई और इसी तरह गिरफ्तार हुआ था? बताया हूँ कौन? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। 1907 में जब सूरत विभाजन हो गया तो पार्टी में बेचारे कमजोर पड़े, गरम दल के आधार स्तंभ थे। 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड का आरोपी बनाकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सरकार यही चाहती थी कि जरा नेता कमजोर पड़े और उसको जेल में डाल दिया जाए। तो यहाँ भी वही हुआ, पार्टी में कमजोर पड़ने से गांधी जी गिरफ्तार हुए। क्यों कमजोर पड़े? चौतरफा आलोचना। यद्यपि उन्होंने अपना साहस दिखाया, कहा कि जो कैदी होते हैं वो राजनीतिक रूप से मृत होते हैं, आंदोलन को जो है मैं हिंसा से बचाने के लिए मृत्यु तुल्य कष्ट पाने को तैयार हुए, सारा कुछ कहा, लेकिन पार्टी में कमजोर तो पड़ चुके थे, गिरफ्तार हो गए। और न्यायाधीश ब्रूमफील्ड ने उन्हें ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध असंतोष भड़काने के आरोप में 6 वर्ष कारावास की सजा सुनाई। छह वर्ष कारावास की सजा सुनाई। यद्यपि स्वास्थ्य के आधार पर गांधी जी को 2 ही साल बाद छोड़ दिया गया। गांधी जी को असल में रोग था कुछ शारीरिक, और उनको 2 वर्ष के अंदर अंदर स्वास्थ्य के आधार पर छोड़ दिया गया। यानी गांधी जी को यद्यपि 6 साल के लिए गिरफ्तार तो किया गया था, किंतु 2 वर्ष बाद स्वास्थ्य कारणों से उन्हें रिहा कर दिया गया। ये रहा आपका खिलाफत आंदोलन और
असहयोग आंदोलन जो इस तरह से हुआ, गांधी जी बाद में छूटे। अब इस असहयोग आंदोलन के बाद क्या क्या चीज़ें घटित होती हैं वो नेक्स्ट क्लास। थैंक यू क्लास।